ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, वो है कि करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। यानी कि जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कैसे होता है, किस किस तरीके से होते हैं, कौन से वो फैक्टर होते हैं, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उनको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो भाई, हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम किया जाता है दो तरीके से। पहला होता है ऑटोमेटिक मेजर, यानी कि अपने आप ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाना, इक्विलिब्रियम हो जाना। और दूसरा होता है डेलिब्रेट मेजर, यानी कि जिनमें जानबूझकर कुछ स्टेप लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा कि उसको डिसइक्विलिब्रियम में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको सही किया जाए, यानी कि जो असंतुलन है हमारे भुगतान संतुलन में उसको ठीक किया जाए। तो देखो भी, पहले देखते हैं ऑटोमेटिक मेजर। ऑटोमेटिक नाम से ही पता चलता है स्वचालित उपाय। तो वो क्या है, देखो, The theory of automatic correction is that if the market forces of demand and supply are allowed to have free play in course of time, equilibrium will be automatically restored। कहते हैं कि अगर हम जो मार्केट की फोर्सेस है, मार्केट की फोर्सेस क्या होती है, डिमांड और सप्लाई, उनको कहते हैं फ्री अलाउड कर दे, मतलब उनमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज ना किया जाए, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर ना करे ज्यादा, उनको कहते हैं फ्री अलाउड कर दे, इंटरफियर ना हो ज्यादा। तो उससे क्या होगा, कहते वो अपने आप ही अगर डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो उसको सही कर देगी, इक्विलिब्रियम कर देगी। कैसे कर देगी वो देखो। फॉर एग्जांपल के तौर पे इन केस ऑफ डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहते हैं इन केस ऑफ आप एग्जांपल हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिएट है। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, भुगतान संतुलन में कमी होना। भुगतान संतुलन हमारा नेगेटिव में होना, यानी कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना। तो कहते हैं अगर हमारा डेफिशिएट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिशिएट है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो होती है ना, फॉरेन एक्सचेंज, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, उसकी सप्लाई से। भाई देखो, डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, डेफिशिएट का मतलब होता है कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना वो नेगेटिव होना। वो नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपैरेटिवली। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में तो होगा क्या, इसका मतलब यही हुआ ना कि हम फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा डील कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में। क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से खरीदेंगे, इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, तो हमें पेमेंट उनको किस में करनी होगी, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में। तो इसका मतलब ये होगा कि डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, तो इसका मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो डिमांड बढ़ रही है। किसकी डिमांड बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज की। आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा होगी, उसकी सप्लाई से ज्यादा होगी, तो क्या होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ने शुरू हो जाएगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की रेट बढ़ेगी तो जो इंडियन करेंसी है, यानी कि जो होम करेंसी है उस कंट्री की, इंडियन नहीं मतलब कोई भी कंट्री हो तो होम करेंसी होती है, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू गिर जाती है। अभी समझ में नहीं होगा, अब बताता हूं। अगर मान लो भारत है, भारत इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, उसका डेफिशिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से। तो क्या होगा, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी की। फॉरेन एक्सचेंज बोले तो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई से, यानी कि ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा अगर उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो रेट बढ़ने से क्या होगा, जो अपनी होम करेंसी उसकी एक्सटर्नल वैल्यू गिर जाएगी। कैसे, उसका रेट बढ़ जाएगा, यानी कि पहले $1 70 का था, अब वही डॉलर 75 का हो गया, 80 रुपए का हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। डिमांड होने के कारण उसका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अब हमें $1 लेने के लिए, यानी कि $1 की कोई पेमेंट करने के लिए हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो पहले 70 रुपए देने पड़ रहे थे। तो इसको बोलते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू गिर गई। अब उसकी जो वैल्यू गिर गई तो इसलिए हमें अब इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। जो हमें 70 रुपए में $1 मिल रहा था पेमेंट करते थे तब हम, अभी हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हमारा को इंपोर्ट और ज्यादा क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, महंगा हो गया। तो इसलिए ऐसी कंडीशन से इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमें एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा और इंपोर्ट हमें महंगा पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जब अब हमारा डिसइक्विलिब्रियम था ना, जो डेफिशिएट था, वो डेफिशिएट अपने आप ही कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमें एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, निर्यात को बढ़ाएंगे, और इंपोर्ट हमें महंगा पड़ रहा है तो हम इंपोर्ट को कम करेंगे। तो इसको बोलते हैं ये। और ये सारी चीज मैंने आपके लिए लिख रखी है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लेना, मैंने आधा पढ़ाई दिया, बाकी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली मेजर।
ठीक है। अब आते हैं दूसरा कि जिनको डेलिब्रेट मेजर्स बोलते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट जानबूझकर स्टेप लेती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो डिसइक्विलिब्रियम है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ उपाय करती है। वो देखते हैं कौन से हैं। तो इसमें पहला क्या है, मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर, अब इसमें कौन कौन सी उपाय लिए जाते हैं वो देखो भी, मॉनेटरी मेजर, नॉन मॉनेटरी मेजर और मिसलेनियस मेजर। यानी कि डेलिब्रेट मेजर को हम 3 सब टाइप में बांट सकते हैं, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी और मिसलेनियस मेजर में। सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी का मतलब मौद्रिक उपाय। गवर्नमेंट ऐसे कौन से मौद्रिक उपाय करती है जिससे हमारे भुगतान संतुलन को साम्य के बिंदु पे ले आया जाए, संतुलन में ले आया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहला है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि मौद्रिक संकुचन। जब भाई गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है, तो गवर्नमेंट एक स्टेप ये भी कर सकती है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मौद्रिक संकुचन। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, कई बार पैसे ज्यादा होते हैं तो वो फॉरेन की गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो वो क्या कर देंगे, मनी के फ्लो को मार्केट से निकाल लेंगे, मनी के फ्लो को कम कर देंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप लेती है, आरबीआई लेती है ना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेती है। तो वो एक मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करती है, यानी कि मार्केट के अंदर मनी के फ्लो को कम कर देगी। मनी के फ्लो को कम करने से लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम होंगे तो वो इंपोर्ट करना कम कर देंगे। एक ये होता है। और क्या होता है दूसरा, इसमें पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब अवमूल्यन की नीति, ये मैंने अभी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था, पीछे की वीडियो में। तो पॉलिसी ऑफ डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भाई डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होना कि डीवैल्यूएट करने का मतलब ये होता है कि हमारी करेंसी का रेट फॉरेन की करेंसी के कंपैरेटिव में गिरा देना। जो 70 रुपए का डॉलर है अब वो हमें 75 का पड़ेगा। अगर ऐसा पड़ेगा तो हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें ज्यादा रुपए में पेमेंट करनी पड़ रही है, और एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो वो भी सारा ले सकती है। और क्या कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। फिर गवर्नमेंट क्या कर देगी, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी। किसके ऊपर, कंप्लीट कंट्रोल किसके ऊपर करेगी, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर लेगी। किस लिए, फॉरेन एक्सचेंज पे पूरा कंट्रोल का करने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट अब हर जगह कोटा फिक्स करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये तरीके इंपोज कर देगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी डिसइक्विलिब्रियम को सही करना है तो मार्केट पे कंट्रोल होना जरूरी है, इंपोर्ट को कम करना जरूरी है। तो इस पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो जाता है एक्सचेंज पे, कि कितना हमें एक्सचेंज करना, कितना इंपोर्ट करना, उसके लिए कोटा लिमिट वगैरह फिक्स करना। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है गैर आर्थिक। गैर आर्थिक में क्या आता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उनको सब्सिडी देना, उनको मतलब मोटिवेट करना, उनको छूट देना, नई नई एडवर्टाइजमेंट निकलवाना कि भाई जो एक्सपोर्टर है वो आओ काम करो, और न्यू जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके देना, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजें हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो यानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर को लालच देके एक्सपोर्टर को मोटिवेट करेगी कि आप एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ है। ठीक है। और क्या होता है जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कंसेशन वगैरह देना एक्सपोर्टर को। और इंपोर्ट कंट्रोल, या वो इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल करेगी भी, इंपोर्ट को हमें कम करना है, इंपोर्ट अभी ज्यादा नहीं करते। इंपोर्ट को कंट्रोल कैसे करती है, उसकी लिमिट फिक्स करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कोटा फिक्स कर देना। और कैसे इंपोर्ट को कंट्रोल करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन देख लेना, जो हमने पिछली वीडियो में देखा ही था। तो ये करती है नॉन मॉनेटरी में। अब मिसलेनियस मेजर माने कुछ अन्य तरीके कौन से होते हैं जिनको हम विविध या अन्य उपाय भी बोलते हैं। तो वो कौन सी होते हैं, तो वो इसमें देखो विविध या अन्य उपाय। तो पहला है फॉरेन लोन्स। फॉरेन लोन यानी कि विदेशी ऋण, कि एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे मान लो इंडिया के ऊपर एग्जांपल ले लो, अगर उसका लग रहा है कि डिसइक्विलिब्रियम में बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो बहुत ज्यादा है, वो इन सभी उपायों से नहीं करेक्ट किया जा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आईएमएफ होगी, वर्ल्ड बैंक होगी, अदर जो फॉरेन की इंस्टीट्यूट है उनसे क्या करेगी, लोन लेगी। उनसे लोन लेके पैसे लेके यानी कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्या करेगी भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसी स्कीम देगी, ऐसी स्कीम का मतलब उनको कंसेशन देगी फॉरेन कंपनी को कि आप यहां पे आओ, हम आपसे ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको छूट देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको लेबर प्रोवाइड करेंगे, आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करो। ताकि फॉरेनर अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे देश के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा और देश से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए भी ऐसा किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए।
और इंसेंटिव टू फॉरेन टूरिस्ट, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक होता है कि जो पर्यटक हमारे यहाँ पे घूमने आते हैं, आपको पता है उनसे अच्छी खासी इनकम हमारी कंट्री को मिलती है ना। तो कंट्री गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी कि हमारे यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उनको इंसेंटिव देगी, उनको छूट देगी, उनको अट्रैक्शन के नए नए तरीके बताएगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आए और हमें फॉरेन जो करेंसी है वो मिले ज्यादा से ज्यादा। तो ये भी गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। और क्या कर सकती है, इंसेंटिव टू एनहांस इनवार्ड रेमिटेंस। अच्छा, रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो यहां से एमिग्रेंट्स हुए ना, एमिग्रेंट्स का मतलब यहां से कोई व्यक्ति इंडिया का, जैसे कोई व्यक्ति यूएसए में काम करने गया है, तो वो यूएसए में काम करने के लिए इंडिया का कोई व्यक्ति गया, वो यहां पे सैलरी अपनी भेजेगा अपने घर वालों को, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या करेंगे, उनको इंसेंटिव देंगे कि हम आपसे टैक्स कम लगाएंगे या कुछ उनको छूट देना कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे पैसे भेजो, हम आपको ये छूट दे रहे हैं, ये कंसेशन दे रहे हैं। तो उनको ऐसे इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो फॉरेन के अंदर यहाँ के युवा गए हैं, यहाँ के जो व्यक्ति काम करके गए, वो यहाँ पे रेमिटेंस के तौर पे पैसे भेजे, वो ज्यादा से ज्यादा भेजे। तो ये कुछ एक ऐसे स्टेप है जो हमने देखे। कौन कौन से देखे, एक ऑटोमेटिक देखा और दूसरा हमने डेलिबरेटिव मेजर देखा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किया जाता है। यानी कि भुगतान संतुलन में अगर असाम्य है, असंतुलन की स्थिति में, तो उसे संतुलन में करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।